गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, रूल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे? व्हाट इज हेल्थ, पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज हेल्थ, यानी हेल्थ की एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड ये पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में हेल्थ केयर की फैसिलिटी कैसी है। उसके बाद में हेल्थ केयर को जब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में बांटते हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और लास्ट में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या इंडिया में हेल्थ केयर की फैसिलिटी होने के बावजूद भी इक्वालिटी देखने को मिलती है? क्या वो सोसाइटी के सबसे पुअर जो सेक्शन होते हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होते हैं, क्या वो हेल्थ केयर की फैसिलिटी को एक्सेस कर पाते हैं? इन सारे इश्यूज को इस वीडियो लेक्चर में या इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एक आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि देखिए, जब आप सिविक्स पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। अब पढ़ें कम, उन चीज़ों को स्ट्रेच ज़्यादा करें। एक ये जो है पूरा का पूरा जो सिविक्स है, ये इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। जैसे हेल्थ एक इशू है, इस हेल्थ इशू को आपने समझा, बुक्स के माध्यम से पढ़ा, और आपको इसको एनालिसिस करना आना चाहिए कि अगर हमने कुछ पढ़ा है तो उसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की बेनिफिट दूसरों को दी जा सकती थी, नहीं दी जा सकती थी। ये सब दिमाग में सोचना होता है। और जब सोचेंगे ना, जब सोचेंगे तो इश्यूज का, हर एक इश्यूज का आपको सोल्यूशन भी दिखता हुआ नजर आएगा। और जब अपने आप आंसर्स लिखेंगे, उस आंसर्स में भी आपके व्यूज बहुत अच्छे से नजर आएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स क्या होता है? हेल्थ मीन्स कि हमारी एक ऐसी एबिलिटी जो हम किससे फ्री रहें, इलनेस एंड इंजरी से। अगर हमारी बॉडी किसी भी इलनेस से, किसी भी इंजरी से अगर फ्री है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वी आर हेल्दी, या हम हेल्दी हैं। क्या बोलते हैं? अगर हमारी बॉडी इलनेस यानी किसी बीमारी से या फिर किसी इंजरी, कहीं चोट नहीं लगे, आपको कहीं हार्म ना पहुंचे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि हम क्या है, हेल्दी हैं। जब हेल्दी रहने की बात करते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ों को रेफर करता है। आप हेल्दी किस तरीके से हो, मेंटली भी, और हेल्दी किस कैसे हैं आप, फिजिकली भी हेल्दी हैं। फिजिकली हेल्दी रहने का एसेंस ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं है, आउटसाइड से आपकी बॉडी की स्किन के ऊपर में इंटरनल डिजीज नहीं है, कोई भी आउटर डिजीज नहीं है, तो आप बोले जाएंगे कि आप जो है फिजिकली हेल्दी हैं। आप क्या हैं? फिजिकली हेल्दी हैं। मेंटली हेल्दी रहने का मतलब होता है कि जब आपका दिमाग फ्री हो, आप हमेशा स्माइलिंग करते रहें, आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस ना हो, आपके दिमाग में कोई भी ऐसे निगेटिव थॉट्स ना रन करें जिससे आप थोड़े से सोसाइटल मूड में आए, या फिर हमेशा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी आपके अंदर में रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आप क्या है, मेंटली फिट है। लेकिन आप रेयरली ही ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है आपको पूरी तरीके से फिट आपको दिखेगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में, क्या वर्ल्ड में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो लोग आपको क्या मिलेंगे, मेंटली फिट मिल जाए, और लोग आपको फिजिकली फिट मिल जाए। ये तो हेल्थ की डेफिनेशन हुई। हेल्थ की डेफिनेशन यानी कि हमें मेंटली भी फिट रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है। तो जब दोनों तरीके से फिट रहेंगे तो हम क्या कहलाएंगे कि हम हेल्दी हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, इसके पीछे ये रीजन्स हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट सही नहीं है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, या फिर आपके रहने का जो तौर तरीका है, आप सैनिटेशन वाले एरिया में नहीं रहते हैं, आप सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीते हैं, आप खाना अच्छा नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं खाना खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इन सारी चीज़ों के बदौलत जो है आपका हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ जो है डैमेज हो जाता है। मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होता है? मेंटल हेल्थ, जब किसी भी बात को हम बहुत मल्टीपल टाइम्स अपने दिमाग में निगेटिव तरीके से सोचते हैं, तो वो हमारे मेंटल सिकनेस को जनरेट करता है। जब किसी, जब सपोज करिए आपका एग्जाम होने वाला है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। जब आपने पढ़ा नहीं तो आप दिमाग में क्या लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी, ये बंदा मुझसे ज़्यादा नंबर ला लेगा, क्लास का टॉपर फिर बन जाएगा। तो आप अपने दिमाग में क्या, एंजाइटी आ जाएगी आपके अंदर में। जब एंजाइटी आएगी, इसका मतलब आपका मेंटल लेवल जो है वो फिट नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। सेम तरीके से आप घर में हैं, कोई किसी की पिटाई कर रहा है, या किसी, सपोज करिए कि कोई
अनहोनी हो गई, घर पे किसी की डेथ हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप दिमाग में क्या करते हैं, तुरंत जो है इमोशनल हो जाते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होगा, भगवान मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, और मेरा बैड लक है बहुत ज़्यादा। ये बातें आपके दिमाग में आने लगे, इस सिचुएशंस को भी बोलते हैं कि आप मेंटली फिट नहीं है। तो मेंटली फिट रहने का क्या कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। मेंटली फिट रहने के लिए हमें क्या करना होता है कि आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें करके आप निगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं, निगेटिव पीपल से दूर रह सकते हैं। जब उनसे दूर रहेंगे तो आप मेंटली क्या रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति 100% मेंटली फिट नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति 100% फिजिकली फिट नहीं हो सकता है कि आप 90% मेंटली फिट या फिजिकली फिट हो जाएं अपने थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज ला करके। और हमें हेल्दी रहना जरूरी क्यों है? हेल्दी रहना इसलिए ज़रूरी है, एक नॉर्मल डेटा है, एक नॉर्मल रिसर्च है कि कोई भी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं एटलीस्ट उनको 70 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। जब आप अनहेल्दी रहेंगे ना, जब आप अनहेल्दी रहेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन जो है घट जाती है। बहुत ज़्यादा आप मेंटली अगर स्ट्रेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, तो ऐसे रिसर्च पेपर्स आते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाते। सेम तरीके से आपको बहुत ज़्यादा सिकनेस है, बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे और आपको बहुत सारी दवाएं खानी पड़ेंगी और आपका भी लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। तो ये हेल्थ का ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो हमें समझना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सिविक्स है, सिविक्स में केवल डेफिनेशंस रटने नहीं होते हैं, आपके अंदर में एनालिटिकल अप्रोच आए, डेवलप हो, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके क्लासरूम्स के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बच्चे सोशल इश्यूज को समझें, उसको एनालाइज करें, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी सोचें और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और दूसरों से कराएं। समझ गए टोटली हेल्थ क्या होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया की। क्या हमारे इंडिया में हेल्थ केयर की फैसिलिटी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। एक डेटा है अगेन कि हमारे इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस अगर किसी कंट्री में है वो कहाँ है? अपने इंडिया में। और यहाँ पे इन कॉलेजेस से बहुत सारे डॉक्टर्स जो है हर साल ग्रेजुएट होके, पास आउट होके निकलते हैं। ये तो डेटा है। अब जरा रुकिए और फिर से एनालाइज करिए। इन्होंने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे वहां से जनरेट होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ ढेर सारे कॉलेजेस होने के बावजूद भी हमारे वहाँ जो डॉक्टर यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं उनके पास में उस लेवल की क्वालिटी नहीं होती है जो खासकर यूरोपियन कंट्री, यूएस के, कनाडा के, ब्राजील्स के या फिर वेनेजुएला के जो डॉक्टर्स निकलते हैं, या फिर अदर कंट्री, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना में चले जाइए, साउथ कोरिया में चले जाइए, फिलीपींस में चले जाइए, वहाँ के जो डॉक्टर्स निकलते हैं ना, वो भी उनके अंदर में जो स्किल होती है वो थोड़ा सा ऑपरेशन करने वाली या फिर जो इन डेप्थ नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ऐसा देखने को मिला है कि हमारे इंडियन डॉक्टर से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? हमारे वहाँ लार्ज नंबर के मेडिकल कॉलेज तो हैं, बट ये केवल बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस केवल डिग्रियां देते हैं। हमारे वहाँ जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में, हम एम्स वाले मेडिकल कॉलेज की नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन्स लेने के लिए क्या करना होता है? नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, वहाँ जाएंगे पढ़ाई करने, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाने के लिए अभी तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि आपका नीट का एग्जाम दीजिए, क्लियर करेंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में या उसमें आपको एडमिशन्स मिलेगी। बट होता क्या है, हमारे वहाँ के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेडिकल कोर्स करने, इंजीनियरिंग कोर्स करने, उनके अंदर में ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि एक ऑरा बन चुका होता है दिमाग में कि उन्हें बस डिग्री चाहिए, पढ़ाई करने से कुछ है नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, और कॉलेज वाले भी सोचते हैं कि बस पैसे ले लिया जाए, बच्चों को लास्ट सेमेस्टर जब खत्म होगा उनको डिग्रियां उनको दे देंगे। इसमें दोनों लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि इस कॉलेज की रेपुटेशन पहले डाउन होगी, भाई इस कॉलेज में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। दूसरा क्या नुकसान हुआ, जो बंदा वहां गया डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल कोर्स करने के लिए, क्या उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा? इन डेप्थ कभी नहीं आएगा। तो वही
वहां से तो लार्ज नंबर के डॉक्टर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा है, बट क्वालिटी नहीं है ऐसे लोगों के पास में, ना कॉलेज के पास में रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, और नहीं नहीं जो डॉक्टर्स वहां से निकल रहे उनके पास में वो हाई क्वालिटी की नॉलेज है, हाई क्वालिटी का रिसर्च। समझ गए? तो ये एक पॉइंट था, एक डेटा है कि हमारे वहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, बट जब इसको आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनके अंदर में क्वालिटी की कमी देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। ये बिल्कुल सही बात है। आपके वहाँ इंडिया में जब जाएंगे तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज साउथ इंडिया में, खासकर बेंगलोर, तमिलनाडु, आप चेन्नई चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बनारस चले जाइए, नोएडा चले जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिकल हब्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है? कि हमारे वहाँ जो मेडिसिन्स प्रोड्यूस होती है ना, यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन कंपनियों ने आके इंडिया के अंदर में एफडीआई किया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं और इंडिया के लिए मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये भी ऐसा देखने को मिलता है। बहुत ही ऐसी कम इंडियन कंपनियां होंगी जो अपना बिजनेस फ्लरिश कर चुकी हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। इंडियन कंपनियां ज़्यादा, फॉरेन की कंपनियां ज़्यादा, हाँ, लेकिन फिर भी हमारा जो इंडिया है ना 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में। अभी कोविड के पीरियड में पुणे में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या करती है इंस्टीट्यूट, उसको SII बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट क्या करती है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे करती है, मास प्रोडक्शन होता है वैक्सीन का। तो ऐसी फैसिलिटी केवल इंडिया के अंदर में है, एक ऐसी फैसिलिटी आपको लंदन में देखने को मिलेगी, और ऐसे दुनिया में बहुत सारे होंगे। अब हमारे वहाँ मास प्रोडक्शन इसलिए हो पाता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा है। एक 2011 का सेंसस अगर देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 121 करोड़। लेकिन अभी 2022 के आसपास देखेंगे तो अराउंड 135 करोड़ पीपल्स इंडिया के अंदर में रहते हैं। तो इतना ज़्यादा जब हाई पॉपुलेशन होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हमारे वहाँ डिमांड ज़्यादा है तो उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां इंडिया में स्टैब्लिश हुई हैं और दवाइयाँ बिकती हैं दबा के। ये समझिए। थर्ड पॉइंट, आप देखिए जो हमारे कॉलेजेस से डॉक्टर्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं ना, आपको लगता है कि वो रूरल एरिया में अपना प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर डॉक्टर वाले ऑक्यूपेशन में जा रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया अपने डिग्री लेने के लिए, मुझे पैसे और कमाने चाहिए। तो वो कहाँ सेटल होंगे? अर्बन एरिया में। क्यों? अर्बन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी हाई इनकम वाली कम्युनिटी रहती है अर्बन एरिया में, हाई कम्युनिटी। तो जब हाई कम्युनिटी वाले लोग वहाँ रहेंगे, हाई इनकम कम्युनिटी वाले लोग जब शहरों में रहेंगे तो डॉक्टर्स वहीं सेटल डाउन होंगे, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ेगी। किसकी? डॉक्टर्स की। वो अगर हाई फैसिलिटी देके हाई चार्ज करेंगे तो जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको पैसे दे पाएंगे। लेकिन अगर क्या गांव वाले एरिया में एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोला जाए तो क्या लोग आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांव में तो पॉपुलेशन भी कम होती है और यहाँ पे थोड़ा सा लोअर इनकम वाले ग्रुप्स सोसाइटी रहती है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहाँ सेटल हो जाते हैं? अर्बन एरिया में, क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए भाई। पैसे उन्होंने लगाए हैं तो पैसे वो निकालेंगे, इसलिए अर्बन एरिया में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब वो अर्बन एरिया में सेटल होंगे, एनालाइज करिए फिर से, अर्बन एरिया में सेटल होंगे तो हेल्थ फैसिलिटी किसको मिली? अर्बन एरिया वाले लोगों को। रूरल एरिया में डॉक्टर कम आ रहे हैं सेटल होने, तो क्या रूरल एरिया में आपको डॉक्टर ज़्यादा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। नियर अबाउट 70% इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गांव में। आज भी ये 2011 के सेंसस का डेटा है, और मात्र 30% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? जितने भी डॉक्टर्स ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं वो इस एरिया में आ रहे हैं जहाँ पे मात्र इंडिया की 30% आबादी रहती है, और वहाँ पे 30% आबादी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं वहाँ। लेकिन जहाँ पे 70% आबादी रह रही है वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या कम है। सोचिए, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि एक गैप क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक गैप क्रिएट हो गया। मीन्स कि ये थोड़ी सी पॉपुलेशन थोड़ी सी आपको हेल्दी दिखती नजर आएगी, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल पा रही है, बट रूरल एरिया में तो नहीं मिल पाएगी। गांव वाले लोगों को अगर इलाज कराना है तो शहरों की तरफ भागेंगे।
शहरों की तरफ पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रास्ते में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी जब गरीब लोगों की तबीयत सही सही नहीं रहती है, जब इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर डिमांड करते हैं एक हाई अमाउंट, तो वो पे नहीं कर पाते हैं, उस वजह से भी डेथ हो जाती है। तो आप सोच के देखिए कि इस वजह से केवल डॉक्टर्स जो अर्बन एरिया में सेटल हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, रूरल एरिया में डेथ रेट ज्यादा होता है। रूरल एरिया में डेथ रेट ज्यादा होता है, क्यों होगा, उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं मिल पा रही है, उनका इनकम लेवल इतना कम है पॉवर्टी की वजह से कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को इतने पैसे नहीं दे पाते, प्राइवेट डॉक्टर्स को इतने पैसे नहीं दे सकते वो लोग, तो डेथ रेट ज्यादा मिलेगा। इसकी इनडायरेक्टली मीनिंग समझ गए आप। नेक्स्ट, इंडिया में अगेन एक डेटा है कि हर साल ट्यूबरकुलोसिस से, जो टीबी होती है ना लोगों को, टीबी एक नाम की बीमारी है, खांसी होती है इसमें लोगों को, हर साल 5 लाख लोग जो है मर जाते हैं हर साल। अगेन 5 लाख के लोग नहीं मरते होंगे, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ये केवल एक ऑफिशियल डेटा है, ये 5 नहीं 7 8 10 लाख तक भी होगा। जबकि 2 मिलियन लोग जो है, 2 मिलियन समझ रहे हैं ना, 20 लाख मलेरिया के लोग जो है, 20 लाख लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको मलेरिया हो जाता है। मलेरिया कब होगा, ये वाटर डिजीज है ना, मच्छर के काटने से होता है। तो जहाँ पे खराब पानी हुआ, मच्छर पनपेंगे, मच्छर काटेंगे, मलेरिया हो जाएगा। तो हर साल 20 लाख, खासकर ये बच्चों को होता है ज्यादा। क्यों होता है, अगेन सोचिए, ये डिजीज कहाँ स्प्रेड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, ये डिजीज स्प्रेड होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होंगे, अगेन रूरल एरिया में, और अगेन कहाँ होंगे, शहरों के स्लम वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि वो उनका जहाँ घर बना हुआ है, जहाँ उन्होंने अर्बनाइजेशन के थ्रू अपना बिल्डिंग बनवाई, उसके बगल में नहर जाती है, उसके बगल में नाला जाता है, तो अब मच्छर नहीं पनपेंगे, बिल्कुल पनपेंगे। जब मच्छर पनपेंगे, वो काटेंगे, तो डिजीजेस स्प्रेड होंगी। गांव में क्या होता है, गांव में भी लोग सैनिटेशन के साथ हल्के फुल्के नहीं रहते हैं, इसलिए डिजीजेज भी स्प्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे भी रीजन हो सकता है आपका, जैसे मलेरिया क्यों स्प्रेड हो रही है, 5-6 रीजन की नहीं है, तो आप एनालाइज करके लिखिए, ये रीजन हो सकता है। सैनिटेशन को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, अच्छा फ्रेश वाटर नहीं पी पाते हैं, इसलिए बीमारियां फैलती हैं। हर साल 20 लाख कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन में 20 लाख नहीं होगी, जैसे फिजी चले जाइए, 10 से 15 लाख पॉपुलेशन है वहाँ की। तो वहाँ जहाँ की जितनी पॉपुलेशन है, उतने लोग तो हमारे वहाँ इंडिया में बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे वहाँ हेल्थ फैसिलिटी डे बाय डे ग्रो कर रही है इंडिया में। चूंकि इंडिया में क्या है कि खासकर सिटीज वाले एरिया में, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जितने में मेट्रोपॉलिटिशन सिटी है, वहाँ पे अब चूंकि अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटी है शहरों में, खासकर इन 4 शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, यहाँ पे बाहर के देशों से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। यूएस में सपोज करिए किसी को कुछ मान लीजिए हैवी कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो यूएस में उसका इलाज कराएंगे, या फिर थाईलैंड, अपने जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है ना, यहाँ से ज़्यादा लोग इंडिया में आते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपना इलाज कराने इंडिया में आ रहे हैं, बाहर से घूमने के पर्पज से नहीं आ रहे हैं, इलाज करवाने के पर्पज से। तो ये लोग इसलिए आते हैं, सपोज करिए वो यूएस में अगर अपने किसी डिजीज का वो क्या करा रहा है, इलाज कराने गए, तो वहाँ पे खर्चा आ रहा है $200 मिलियन। कितना आ रहा है, $200 मिलियन। वही इलाज अगर इंडिया में आके करेंगे तो उनका काम 1 मिलियन में ही हो जाएगा, वो भी इंडियन करेंसी में। समझ रहे हैं, तो उनको खर्चा कम पड़ता है बहुत हद तक। इसीलिए जो बहुत रिचेस्ट पीपल हैं, उनको लगता है कि इंडिया में इलाज कराना चाहिए, वो इंडिया पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। और यूएस में आपका थाईलैंड हो गया इधर, और कौन हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर से कुछ आपका लाओस, वियतनाम से लोग हो गए, ये सारे लोग, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग इलाज कराने आ जाते हैं इंडिया में। तो एक डेटा है कि हमारे वहाँ हेल्थ फैसिलिटी ठीक ठाक है, खासकर शहरों में, इसलिए हम लोग मेडिकल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे वहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे वहाँ की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को, अपने लोगों की खास बात, हम जो 70% पॉपुलेशन अपने रूरल एरिया में रह रही है, या फिर शहरों के स्लम और एरिया में रह रही है, ऐसे लोगों को हम गुड और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। 70% जो डिजीज होती है ना, केवल पानी से फैलती है। अगर आप गंदा पानी पी लें तो आपको जो डिजीज फैल जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज, ये 70% केवल खराब पानी पीने की वजह से हो पाती है। तो हमारी क्या
प्रॉब्लम्स रही है गवर्नमेंट्स की शुरू से ही कि हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर क्लीन वाली प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और इसके कारण में बहुत सारे कम्युनिकेबल वाटर बॉर्न डिजीज, ऐसे डिजीज जो सड़े हुए पानी से फैलते हैं, हैजा हो गया आपका, पीलिया हो गया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, या फिर मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, सभी मच्छर से फैलते हैं। ठीक है, तो ये सभी पानी से ही ऑफ कोर्स क्रिएट होंगे। तो ये सारे डिजीजेस फैलती हैं इंडिया में। केवल हम अगर सोचिए इससे हम निजात पा सकते हैं केवल क्या करके, अगर लोगों को हम एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा दें तो एटलीस्ट इन सारे डिजीजेस से तो लोग बच ही जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। इंडिया में नियर अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन, वो उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता है। खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए क्या है, वो अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड मतलब कुपोषण के शिकार हैं ऐसे बच्चे। जैसे एक मिनिमम एज में बॉडी की मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए, थोड़ी सी बॉडी ऐसे नहीं कि दुबले पतले हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता। अगेन उसके पीछे रीजन क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। गरीब वो लोग इतने होते हैं, डेली वेजेस पे काम करेंगे, 200-150 रुपये कमाएंगे तो क्या ही बच्चों को खिला पाएंगे। तो ऐसे बच्चे क्या रहते हैं, अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड हो जाएंगे। तो जब अंडर नरिश्ड रहेंगे तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर आज से 5 साल 10 साल बाद वो हेल्दी रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाया, इसीलिए वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।